नमस्ते दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशनधारक, पूर्व सैनिक परिवार, पेंशनर और सरकारी सेवा से जुड़े करोड़ों परिवार इस समय एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, एरियर, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार क्या बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार लगातार नए अपडेट सामने आए हैं, उससे कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच उम्मीदें भी बढ़ी हैं और भ्रम भी पैदा हुआ है। सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई खबरें वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है कि 18 महीने का पूरा एरियर मिलने वाला है, कोई कह रहा है कि पेंशन पर टैक्स पूरी तरह खत्म होगा, तो कोई दावा कर रहा है कि सभी पेंशनरों को 8% ब्याज के साथ बकाया राशि मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिना किसी अफवाह, बिना किसी भ्रामक जानकारी और बिना किसी अतिशयोक्ति के वास्तविक स्थिति समझाने वाले हैं, ताकि आपको सही और तथ्य आधारित जानकारी मिल सके। यही कारण है कि आज का ये वीडियो हर कर्मचारी और हर पेंशनधारक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है, और वो है डीए और डीआर एरियर पर 8% ब्याज मिलने की चर्चा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। पहले जो डीए और डीआर 58% की दर से दिया जा रहा था, उसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया। इसके बाद जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का एरियर अलग अलग माध्यमों से कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में भेजा गया। कई लोगों को समय पर भुगतान मिल गया, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी कर्मचारी और पेंशनर रहे जिनका भुगतान देर से पहुंचा। कुछ लोगों को अप्रैल में मिलने वाला भुगतान मई महीने में मिला, जबकि कुछ मामलों में बैंक और पेंशन वितरण एजेंसियों की तकनीकी देरी भी सामने आई। इसके बाद कर्मचारी संगठनों और पेंशनर एसोसिएशन ने ये मांग उठानी शुरू कर दी कि जब भुगतान देर से हुआ है तो उस पर ब्याज भी मिलना चाहिए। यहीं से सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेजी से वायरल होने लगी कि अब सरकार 8% ब्याज के साथ एरियर का भुगतान करेगी। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में सभी पेंशनरों और कर्मचारियों को 8% ब्याज मिलेगा? तो दोस्तों, आपको यहां बिल्कुल स्पष्ट स्थिति समझनी होगी। सामान्य सरकारी नियमों के अनुसार, चाहे स्पर्श पोर्टल हो, डीपीडीओ हो, सीपीपीसी हो, राष्ट्रीयकृत बैंक हो या कोई अन्य पेंशन वितरण एजेंसी, सामान्य परिस्थितियों में केवल एरियर का भुगतान किया जाता है। उस पर अलग से ब्याज देने का कोई नियमित प्रावधान नहीं होता। यही वजह है कि वर्षों पुराने एरियर मामलों में भी अधिकतर लोगों को सिर्फ मूल बकाया राशि मिलती है, उस पर ब्याज नहीं मिलता। हालांकि कुछ विशेष मामलों में अदालतों ने ब्याज देने के आदेश जरूर दिए हैं। यदि कोई पेंशनर कोर्ट में याचिका दायर करता है और अदालत ये मानती है कि विभाग की गलती से अनावश्यक देरी हुई है, तब कोर्ट संबंधित विभाग को ब्याज देने का आदेश दे सकती है। लेकिन बिना किसी न्यायिक आदेश के सभी लोगों को स्वतः 8% ब्याज मिलना लगभग असंभव माना जाता है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले की जिसने परिवार पेंशन को लेकर देश भर में बड़ी बहस छेड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में साफ कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यदि पहली शादी वैध है और उसका विधिवत तलाक नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी। ये मामला एक आर्मी अधिकारी की मृत्यु के बाद सामने आया था, जहां दूसरी पत्नी ने फैमिली पेंशन की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि पहली पत्नी ही कानूनी पत्नी मानी जाएगी और उसी को पेंशन का अधिकार होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद भी दूसरी पत्नी को परिवार पेंशन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दूसरी शादी कानून की नज़र में वैध नहीं मानी गई। दोस्तों, इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि कई मामलों में दूसरी शादी और पारिवारिक विवादों के कारण पेंशन भुगतान को लेकर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चलती रहती है। अदालत ने यह जरूर कहा कि दूसरी शादी से जन्मे बच्चों को कुछ सीमित कानूनी अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन पत्नी के रूप में दूसरी महिला को परिवार पेंशन का अधिकार नहीं मिलेगा। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे भविष्य में पेंशन दावों से जुड़े मामलों में कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनरों को अब अपनी पारिवारिक और नामांकन संबंधी जानकारी सही तरीके से अपडेट रखना और भी जरूरी हो गया है, ताकि भविष्य में परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की, जिसको लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर नया वेतन आयोग क्या बड़ा बदलाव लेकर आएगा।
कर्मचारी संगठनों और पेंशनर एसोसिएशन की ओर से लगातार विभिन्न मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी जा रही हैं। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की ओर से हाल ही में एक मांग पत्र भेजा गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। सबसे बड़ी मांग ये उठाई गई कि पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि पेंशन कोई आय नहीं बल्कि कर्मचारी की जीवन भर की सेवा का अधिकार है। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। लंबे समय से पेंशनर ये कहते आए हैं कि कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि बहुत अधिक है और इससे बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी मांग उठाई गई कि पेंशन को अंतिम प्राप्त वेतन के 50% से बढ़ाकर लगभग 67% तक किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, उसके मुकाबले मौजूदा पेंशन व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। निजी अस्पतालों का इलाज बेहद महंगा हो चुका है और बुजुर्ग पेंशनरों को दवाइयों पर भारी खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में पेंशन राशि बढ़ाना समय की मांग बन चुका है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी इस समय काफी जोरदार मांग उठ रही है। वर्तमान में बड़ी संख्या में पेंशनरों को केवल 1000 रुपए प्रति माह का मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन पेंशनर संगठन कह रहे हैं कि आज के दौर में 1000 रुपए में एक महीने की सामान्य दवाइयां तक नहीं आ पाती। इसीलिए इसे बढ़ाकर कम से कम 3000 या 5000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनरों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां खर्च बहुत ज्यादा आता है। यही कारण है कि मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने और ईसीएचएस नेटवर्क को पूरे देश में विस्तार देने की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर भी बहस लगातार तेज होती जा रही है। बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि नई पेंशन योजना की जगह फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना बाजार आधारित है और इसमें कर्मचारियों को भविष्य की निश्चित सुरक्षा नहीं मिलती। वहीं पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी होती थी। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू होगी, लेकिन यह मुद्दा आने वाले समय में राजनीति और प्रशासन दोनों में बड़ी बहस का विषय बना रह सकता है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चाएं तेज हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा, कोई कह रहा है 3 होगा, तो कोई इससे भी ज्यादा का अनुमान लगा रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतन और पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ सके। यदि भविष्य में फिटमेंट फैक्टर में बड़ा संशोधन होता है तो इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हैं, और वो है पेंशन भुगतान प्रणाली में लगातार हो रहे डिजिटलीकरण की। पिछले कुछ वर्षों में स्पर्श पोर्टल, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जैसी कई सुविधाएं शुरू की गई हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि पेंशनरों को बार बार कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े और अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों। लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशनरों को तकनीकी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कई लोगों को लॉगिन समस्या, ओटीपी समस्या, बैंक खाते की त्रुटियां और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि पेंशनर संगठन मांग कर रहे हैं कि तकनीकी सहायता केंद्रों को मजबूत किया जाए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरल व्यवस्था बनाई जाए। दोस्तों, पिछले कुछ समय में यह भी देखने को मिला है कि सोशल मीडिया पर कई भ्रामक वीडियो और फर्जी दावे तेजी से वायरल हो जाते हैं। कोई कह देता है कि कल से सभी को 18 महीने का एरियर मिलेगा, कोई दावा कर देता है कि हर पेंशनर को 5 लाख का बोनस मिलेगा, तो कोई ये कहता है कि सभी कर्मचारियों की सैलरी तुरंत दोगुनी होने जा रही है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसी खबरों का कोई आधिकारिक आधार ही नहीं था। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनरों को सलाह दी जा रही है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक आदेश, मंत्रालय की अधिसूचना या विश्वसनीय स्रोत जरूर देखें। केवल वीडियो देखकर आर्थिक योजनाएं बनाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि सरकार से जुड़ी हर प्रक्रिया में समय लगता है, चाहे वो वेतन आयोग हो, डीए संशोधन हो, एरियर भुगतान हो या पेंशन नियमों में बदलाव। हर फैसले के पीछे लंबी प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया होती है। दोस्तों, आने वाले समय में महंगाई भत्ता, 8वां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन टैक्स, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन रिकवरी और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुद्दे और ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी नीतियों का विषय नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न है। एक कर्मचारी पूरी जिंदगी देश और विभाग की सेवा करता है और रिटायरमेंट के बाद वो चाहता है कि उसे सम्मानजनक पेंशन और सुरक्षित जीवन मिले। यही कारण है कि पेंशन सुधारों को लेकर हर छोटी बड़ी खबर पर लोगों की नजर बनी रहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।